हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कोटक स्टॉक शाला। मैं हूं दिवांशी आशा। जब हम किसी बिजनेस को इवैल्यूएट करते हैं तो सबसे पहले तीन चीज़ों को देखते हैं। पहला कि इस बिजनेस में इनकम कितनी है या उसकी सेल्स कितनी है। दूसरा, इसका खर्चा कितना है। एंड तीसरा, टोटल इनकम में से जब खर्चे को हटा दिया जाए तो नेट बिजनेस के पास क्या बचता है। अगर इनकम खर्चे से ज़्यादा है तो प्रॉफिट होता है, और अगर खर्चे इनकम से ज़्यादा हैं मतलब बिजनेस को लॉस हो रहा है। बस इसी तरह जब हम कंपनीज में भी इन्वेस्ट करते हैं तो इन तीनों सवालों का जवाब हमें मिलता है एक इम्पॉर्टेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट से, विच इज़ नोन एज प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। तो चलिए समझते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट क्या होता है और इसका एनालिसिस कैसे किया जाता है। P&L स्टेटमेंट एक सिंपल फाइनेंशियल रिपोर्ट है जो हमें ये बताता है कि कंपनी ने एक पर्टिकुलर पीरियड में, जैसे एक साल या फिर एक क्वार्टर के दौरान कितना कमाया, यानी उसकी सेल्स कितनी हुई और उसके रेवेन्यूज़ कितने थे। दूसरा, कितना खर्चा किया यानी उसके एक्सपेंसेस कितने थे। और आखिर में बताता है कि कंपनी को कितना प्रॉफिट या फिर लॉस हुआ है। P&L स्टेटमेंट को हम कंपनी के वेबसाइट्स या फिर एक्सचेंजेस से डाउनलोड कर सकते हैं। और P&L स्टेटमेंट को अलग अलग नाम से भी जाना जाता है, जैसे कुछ इसे इनकम स्टेटमेंट कहते हैं, कई लोग इसे स्टेटमेंट ऑफ ऑपरेशंस कहते हैं। ये सारे नाम हैं, लेकिन हमें कंफ्यूज नहीं होना है। एवरीथिंग इज द सेम, इट्स द P&L स्टेटमेंट। चलिए अब ये देख लेते हैं कि P&L का स्ट्रक्चर कैसा होता है और उसमें की टर्म्स क्या क्या होते हैं। बजाज ऑटो का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखते हैं और इसमें जितने भी हेड्स हैं उसे वन बाय वन समझ लेते हैं। द फर्स्ट वन इज द रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इज द सेल्स। कंपनी ने कितने रुपए का माल बेचा इन लास्ट 1 ईयर। बजाज ऑटो के केस में रेवेन्यू फ्रॉम सेल्स टू कस्टमर इज 44,685 करोड़। फिर आती है अदर इनकम। तो जो भी इनकम कंपनी के मेन बिजनेस या फिर उसके कोर ऑपरेशन से नहीं आती वो अदर इनकम है। जैसे कोई रेंटल इनकम हो गई, या कंपनी ने इन्वेस्टमेंट सेल कर दिए, वहाँ से जो इनकम आई, या फिर एफडीज पे उसको जो इंटरेस्ट मिलता है। ये सारी जो इनकम है जो प्रोडक्ट्स बेच के नहीं आती वो अदर इनकम के अंडर आ जाती है। तो इन सारी इनकम्स को हम ऐड करते हैं, यानी इनकम फ्रॉम ऑपरेशंस एंड अदर इनकम। इसका जो सम टोटल है उससे हमें मिलता है टोटल इनकम। बजाज ऑटो की टोटल इनकम फॉर FY24 इज 46,087 करोड़। चलिए अब आते हैं एक्सपेंसेस पार्ट पे। अब एक्सपेंसेस दो तरह के होते हैं। सबसे पहले डायरेक्ट एक्सपेंसेस समझते हैं। ये वो एक्सपेंसेस होते हैं जो प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने में लगते हैं या प्रोडक्ट को खरीदने में लगते हैं। जैसे रॉ मटेरियल की कॉस्ट हुई, उसे बनाने के लिए जो लेबर लगता है उसकी कॉस्ट हुई, या फिर कोई भी और मैन्युफैक्चरिंग जो एक्सपेंसेस होते हैं जो प्रोडक्ट से रिलेटेड हैं, उसे बनाने में रिलेटेड होते हैं, दैट इज योर डायरेक्ट एक्सपेंस। दूसरे तरह के एक्सपेंसेस होते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, जिन्हें हम ओवरहेड्स भी कहते हैं। तो ये एक्सपेंसेस कंपनी की जो कोर एक्टिविटीज़ हैं उन्हें सपोर्ट करने के लिए किए जाते हैं, जैसे मार्केटिंग कॉस्ट हो गए, सेल्स, एडमिन कॉस्ट, एम्प्लॉय की सैलरीज एक्सेट्रा। ये सब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। योर डायरेक्ट एक्सपेंसेस प्लस द इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये बनता है टोटल एक्सपेंस। बजाज ऑटो के केस में टोटल एक्सपेंसेस आर 36,265 करोड़। नाउ टोटल इनकम माइनस टोटल एक्सपेंसेस से हमें मिलता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। उसमें से हम टोटल टैक्सेस को डिडक्ट कर देते हैं और तब हमें मिलता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जिसे हम नेट प्रॉफिट भी कहते हैं। बजाज ऑटो के केस में प्रॉफिट फॉर द ईयर इज 7,478 करोड़। अब हमने सारे हेड्स तो वन बाय वन समझ लिए हैं। अब P&L की इंटरप्रिटेशन पर आते हैं। तो P&L स्टेटमेंट की हर स्टेज पे ना एक प्रॉफिट का फिगर मिलता है जो कंपनी के फाइनेंशियल हेल्थ के अलग अलग एस्पेक्ट्स को हमें समझने में हेल्प करता है। तो P&L में सबसे पहले आता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। आपको याद होगा, इसमें से हम जैसे ही डायरेक्ट कॉस्ट को डिडक्ट करते हैं या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को डिडक्ट करते हैं तो हमें मिलता है ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट बेसिकली हमें ये बताता है कि कंपनी अपने बेसिक जो प्रोडक्ट सेल करती है उसमें से जो बनाने का खर्चा है उसको अगर हटा दिया जाता है तो बेसिकली कितना कमा रही है। ये प्रॉफिटेबिलिटी का एकदम बेसिक इंडिकेटर है। अब ग्रॉस प्रॉफिट्स में से हम सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस या ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को हटा देते हैं, जैसे सैलरीज, एडमिन एक्सपेंस। इन सब को जब हम डिडक्ट करते हैं तो हमें मिलता है EBITDA, which stands for earning before interest, taxes, depreciation and amortization. EBITDA हमें ये बताता है कि कंपनी अपने कोर ऑपरेशन से कितना पैसा अर्न कर पा रही है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मेट्रिक होता है टू इवैल्यूएट द कंपनीज परफॉर्मेंस।
एबिटा में से जैसे ही हम डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन को हटाते हैं तो हमें मिलता है EBIT, which stands for earnings before interest and taxes, which again is the operating profit of the company. ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स हमें ये बताते हैं कि कंपनी कितना एफिशिएंटली अपने एक्सपेंसेस को मैनेज कर रही है एंड कितने एफिशिएंटली प्रॉफिट्स अर्न कर पा रही है. दिस अगेन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इंडिकेटर. अब एबिट में से जैसे हम फाइनेंस कॉस्ट या फिर जो इंटरेस्ट एक्सपेंस होता है उसे हम डिडक्ट करते हैं तो हमें मिलता है प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस. एंड फाइनली व्हेन वी डिडक्ट द टैक्स एक्सपेंसेस हमें नेट प्रॉफिट या फिर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मिल जाता है. लास्टली हर कंपनी EPS कैलकुलेट करती है विच इज अर्निंग पर शेयर, यानी टोटल प्रॉफिट्स को जब हम नंबर ऑफ शेयर्स में डिवाइड करते हैं तो हमें पर शेयर कितना प्रॉफिट मिलता है या कितनी अर्निंग्स होती है, EPS हमें वो बताता है. तो अब आपको पूरा प्रॉफिट एंड लॉस समझ में आ गया, आपको डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रॉफिट्स ये भी समझ में आ गए. So this was everything that you needed to know about profit and loss statement. अगले चैप्टर्स में हम बाकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को भी इन डिटेल डिस्कस करेंगे. थैंक यू फॉर वॉचिंग. सी यू नेक्स्ट टाइम. ऐसे और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए स्टे ट्यून विद कोटक स्टॉकशाला. Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.